सभी चिकित्सक मित्रों को नमस्कार। आज फिर हम एक बार जीरो टू टॉप ऑफलाइन इलेक्ट्रो होम्योपैथी की क्लास में उपस्थित हुए हैं। इस क्लास को जीरो टू टॉप इलेक्ट्रो होम्योपैथी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लास मैंने नाम दिया है। इसमें 4 वे में क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कॉम्प्रेस के उल्लेख 46 पॉइंट के, साथ ही साथ में डायलूशंस थेरापेटिक वे में जो डिजीज़ेस होते हैं वो, और आखिरी में कल्चर वाइज भी क्लासेस होंगी। ये क्लासेस लगभग साल भर चलेंगी और इसके बीच में कोई कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में आप आना चाहें तो आ सकते हैं। हालांकि अटकलें चल रहे थे कि बिहार में प्रोग्राम होगा, कि छत्तीसगढ़ में प्रोग्राम होगा, कि गुजरात में होगा, कि रीवा में होगा। अब जहाँ भी होगा आप लोगों को जानकारी तो उपलब्ध हो ही जाएगी। आज हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान के इस मोटिवेशनल क्लास में हम लोग हाइपोग्लोसल रीजन को पढ़ेंगे। हाइपोग्लोसल क्षेत्र जो होता है, इसका परिचय देना चाहूँगा। हाइपोग्लोसल क्षेत्र मानव शरीर के अंदर महत्वपूर्ण नाड़ी तंत्र में से एक मानी जाती है। यह क्षेत्र मुख, जीभ और गर्दन के नाड़ी संवेदनाओं और मांसपेशियों के संचालन से संबंधित रोग, जिसको हाइपोग्लेसिल शब्द जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जीभ के नीचे। इस क्षेत्र का सबसे मुख्य या यूं कहूँ प्रमुख अंग जो होता है वो हाइपोग्लोसल नर्व होता है, जिसे कार्नियल नर्व 12 भी कहा जाता है। पुस्तक में हाइपोग्लोसल के क्षेत्र की संरचना, कार्य, इसकी जो नसों के महत्व, विकार, निदान और उपचार के ऊपर मैंने विस्तार से लिखा है। आज हम इसी पे विस्तार से चर्चा करेंगे इस क्लास के माध्यम से। हाइपोग्लोसल की अगर हम संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोग्लोसल रीजन की बात करें, तो हाइपोग्लोसल क्षेत्र की जो संरचना में प्रमुख रूप से हाइपोग्लोसल नर्व, जिसको हाइपोग्लोसल नस कहना चाहिए, मांसपेशियां और आसपास की संरचनाएं शामिल होती है। हाइपोग्लोसल नर्व 12वीं कार्निकल नर्व है, जो कि जीभ की मांसपेशियों को नियंत्रित करती है। यह मस्तिष्क तंत्र, ब्रेन स्टेम के मॉड्यूल ऑब्लोगेटा जो पोर्शन होते हैं से निकलती है। मसल्स हाइपोग्लोसल क्षेत्र में मांसपेशियां जो शामिल होती हैं, उसमें इंट्रिंसिक मसल्स, ये जीभ के आकार और उसके गति को नियंत्रित करती है। दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक मसल्स, ये जीभ के ऊपर, नीचे और आगे पीछे ले जाने में मदद करती है। आसपास की संरचनाएं जो कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं, वो कैलॉइड आर्टरीज, कैरकॉइड आर्टरीज, ग्लोसोफेजियल नर्व, लेरेंजियल नर्व्स। हाइपोग्लोस क्षेत्र का जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ हाइपोग्लोसल रीजन, हाइपोग्लोसल क्षेत्र में मानव शरीर की जो महत्वपूर्ण कार्य करता है वो है जीभ की गति, टंग मूवमेंट। हाइपोग्लोसल नस जीभ की मांसपेशियों को नियंत्रित करती है, जिससे भोजन चबाने, निगलने और बोलने में मदद मिलती है। भाषण, जिसमें स्पीच की बात करूं, तो जीभ की सही गति और स्थिति स्पष्ट भाषण के लिए आवश्यक होती है। हाइपोग्लोसल नर्व्स इसमें से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
सैलोइंग जिसमें निगलना कहना चाहिए, जीभ के सही संरचना से निगलने की प्रक्रिया सुचारू होती है। चौथा पॉइंट है मसल्स कोऑर्डिनेशन, मसल्स का समन्वय, हिंदी कमज़ोर है थोड़ी सी। मांसपेशियों का समन्वय, यह क्षेत्र जीभ की मांसपेशियों के समन्वय में मदद करती है, जिससे मुख संबंधित क्रियाएं सुगम हो पाती हैं। हाइपोग्लोसल क्षेत्र के से संबंधित जो समस्याएं होती है, कॉमन डिसऑर्डर रिलेटेड टू हाइपोग्लोसल रीजन, तो हाइपोग्लोसल नर्व पैरालिसिस, इस स्थिति में हाइपोग्लोसल नर्व की जो कार्य क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है। लक्षण जीभ का एक तरफ झूलना, बोलने और निगलने में कठिनाई का होना, टंग एट्रोपी, ये भी एक केसेस आता है। यह स्थिति जीभ की मांसपेशियों के सिकुड़ने और कमज़ोर होने के कारण होती है। लक्षण जीभ का पतला होना और गति में कमी। इलेक्ट्रोहोमोपैथी की इस पुस्तक के अंदर विशेष क्या है ये आप लोग तय कीजिएगा। मैं अपने कार्य के ऊपर फोकस करूं, ज़्यादा अच्छा वही होगा। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं उठपटांग वाले। इस स्थिति में जीभ की गति असामान्य हो जाती है, जिससे भाषण प्रभावित होता है। लक्षण अस्पष्ट और धीमी बोलने की शैली। इलेक्ट्रोहोमोपैथी के अंदर इस पुस्तक में जो चौथा पॉइंट है सैलोइंग डिसऑर्डर, जिसमें हाइपोग्लोसल क्षेत्र की समस्याओं के कारण निगलने की जो प्रक्रिया होती है उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसमें लक्षण जो मिलेगा, भोजन निगलने में कठिनाई और गले में दर्द बताता है रोगी। पांचवा पॉइंट है ट्रामा एंड सर्जिकल डैमेज। सिर और गर्दन की चोट या सर्जरी के दौरान हाइपोग्लोसल नर्व्स को नुकसान पहुंच सकता है। हाइपोग्लोसल नर्व्स जो क्षेत्र होता है उसकी समस्याओं का निदान, डायग्नोसिस ऑफ हाइपोग्लोसल रीजन डिसऑर्डर, जिसमें पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें शारीरिक परीक्षण में क्या होता है, डॉक्टर जीभ की गति और आकार का निरीक्षण करता है। पार्ट 2 सेकंड 2 है इलेक्ट्रोमायोग्राफी EMG, जीभ की मांसपेशियों की विद्युतीय गतिविधि का मूल्यांकन करता है। तीसरा है MRI, हाइपोग्लोसल क्षेत्र की संरचना और नसों की स्थिति का विश्लेषण करता है। CT स्कैन हड्डियों और आसपास के संरचनाओं का विस्तृत चित्र प्रदान करता है। पांचवा पॉइंट है न्यूरोलॉजिकल परीक्षण। इसमें मस्तिष्क और नाड़ी तंत्र की कार्य क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। हाइपोग्लोसल क्षेत्र की समस्याओं का अगर हम उपचार करें तो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लोसल रीजन डिसऑर्डर, इसमें मेडिकेशन के तौर पे सूजन रोधी जो रेमेडीज़ होंगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स होंगी जिससे सूजन घटता है, उनका उपयोग करना होगा। नसों की कार्य क्षमता को सुधारने वाली दवाएं देनी होंगी। फिजियोथेरेपी भी आप कर सकते हैं, जिसमें जीभ की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए विशेष एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है। स्पीच थेरेपी की अगर बात करें तो भाषण समस्याओं को सुधारने के लिए विशेष थेरेपी मानी जाती है। इसमें सर्जरी भी होती है। गंभीर मामले में हाइपोग्लोसल नस की मरम्मत के लिए कई बार सर्जरी तक मॉडर्न साइंस करता है। इसमें न्यूरोटिमुलेशन, ये नसों की कार्य क्षमता को पुनः सक्रिय करने के लिए विद्युतीय उत्तेजना
हाइपोग्लोसल क्षेत्र को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कुछ उपाय होते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर हेल्दी हाइपोग्लोसल रीजन, जिसमें संतुलित आहार, बैलेंस डाइट जरूरी होता है। नसों और मांसपेशियों को स्वच्छ रखने के लिए पोषण युक्त आहार का सेवन करें। नियमित एक्सरसाइज करें। गर्दन और जीभ की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज करें। तीसरा पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसमें मस्तिष्क तनाव नसों की कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है। चोट से बचाव की बात करें तो इंजरी प्रिवेंशन, जिसमें सिर और गर्दन की जो चोटें होती हैं उसमें मदद करता है। समय पर चिकित्सा परामर्श, जिसमें टाइमली मेडिकल कंसल्टेशन, किसी भी लक्षण के प्रकट होते ही डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लेना चाहिए। इसमें कॉम्प्रेस पॉइंट का जो ये कंक्लूज़न है, क्योंकि ये वीडियो जो है मैं चाह रहा हूँ 15 मिनट से कम का बने, तो इसमें जो कंक्लूज़न निकला है, निष्कर्ष निकलता है, हाइपोग्लोसल क्षेत्र मानव शरीर के नाड़ी तंत्र का एक महत्वपूर्ण मच्छर काट रहा है भाई। इसमें अगर हम कंक्लूज़न की बात करें तो हाइपोग्लोसल क्षेत्र मानव शरीर की जो नाड़ी होती है, नाड़ी तंत्र जो होता है, उसका एक महत्वपूर्ण भाग है, जो कि जीभ की गति और मुख संबंधित कार्यों को नियंत्रित करता है। इसकी समस्याएं जो होती हैं न केवल भाषण और निगलने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता पर भी प्रभाव डालती है। उचित देखभाल, नियमित एक्सरसाइज और समय पर एक्सटर्नल कंप्रेस लगाने से जो कंडीशंस आती हैं, क्योंकि चार्ट देख कर के जानकारी नहीं होती है, लेकिन इन अक्षरों को पढ़ने से काले अक्षर भैंस बराबर नहीं बोल सकते, क्योंकि भैंस बराबर भी अगर ज्ञान मिल जाए तो बुरा नहीं होगा। इसी आशय के साथ इस पुस्तक का जो 16 कॉम्प्रेस पॉइंट है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। 16 नहीं बोलना चाहिए, 14, 15, 16 था। हाइपोग्लोसल क्षेत्र हम लोग 16वां पढ़ लिए हैं, 15वां पढ़ना था, 15वां नहीं पढ़े हैं, 15वां मैं डाल दूँगा, आप लोग याद दिलाइएगा, या यूँ कहूँ कि इसी में मैं 15वें को भी अटैच कर देता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं आर्च ऑफ फूट, जिसमें पाद का महत्व, पाद मतलब फुस्सी पाद नहीं, पैर से जो पाद होता है, पद, लेग बोल सकते हैं आप लोग, है ना। तो आर्च ऑफ फूट, इसका अगर मैं परिचय की बात करूं तो पैरों का संरचना और कार्य शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आर्च ऑफ फूट पैर के तलवे में स्थित एक प्रमुख संरचना है, जो न केवल शरीर का भार वहन करने में मदद करता है, बल्कि संतुलन बनाए रखने और गति प्रदान करने के लिए भी ये अहम भूमिका निभाता है। यह संरचना विभिन्न हड्डियां, लिगामेंट्स और मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है, जो पैरों की लचीलापन और सहनशीलता पर प्रदान करती है। इस क्लास के माध्यम से हम लोग आर्च ऑफ फूट की संरचना, कार्य प्रकार, समस्याएं, चिकित्सकीय दृष्टिकोण और इससे स्वास्थ्य बनाए रखने के जो उपाय होंगे उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
आर्च ऑफ फूट का स्ट्रक्चर, जिसमें हम पाद के मेहरबा को हड्डियों, लिगामेंट्स और मांसपेशियों की संरचनाओं द्वारा समर्थित किया जाता है। यह मेहराब पैरों की स्थिरता और गतिशीलता प्रदान करता है, जिसमें पहला है बोन्स। आर्च ऑफ फूट की संरचना में जो हड्डियां आती हैं वो उनके नाम टार्सल बोन्स, कैल्किनियम बोन, टैल्स और नेविकुलर, और इसके अलावा दो तीन और हैं। ये क्यूबॉइड बोन, इसके अलावा में 3 कॉनिफॉर्म बोन्स, मेटाटार्सल बोन्स, 5 मेटाटार्पल्स हड्डियाँ पैरों के जो फूट मेहरबा को लचीलापन प्रदान करती है। दूसरा पॉइंट है लिगामेंट। पाद के मेहराब को स्थिरता प्रदान करने वाली प्रमुख लिगामेंट्स, जिसमें प्लांटर लिगामेंट, स्प्रिंग लिगामेंट, लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट आते हैं। मांसपेशियों की मसल्स की अगर हम बात करें तो पाद के मेहराब को लचीलापन प्रदान करने वाली जो मुख्य मांसपेशियां हैं उनको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सर मसल्स, एब्डक्टर मसल्स और इंटरओसियाई मसल्स, चाइनीज टाइप नाम लगता है ना। पद के मेहराब का जो प्रकार होता है टाइप्स ऑफ फूट आर्चेस। पाद के मेहराब को 3 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें मेडिकल आर्च, यह पाद का सबसे उच्च मेहराब होता है और इसे सबसे लचीला माना जाता है। यह मेहराब टाल्स, नेविकुलर, क्यूनिफॉर्म और पहले 3 मेटाकार्पल्स हड्डियों से बना होता है। लेटरल आर्च, यह मेहराब मेडियल आर्च की तुलना को कम ऊंचा होता है। कैल्नियल, क्यूबॉइड और चौथी और 5वीं मेटाटार्सल हड्डियों से बना होता है ये। तीसरा पॉइंट जो इसमें है ट्रांसवर्स आर्च, यह पाद के मध्य भाग में पाया जाता है। मेटाटार्सल हड्डियां के आधार और क्यूनिफॉर्म हड्डियों के बीच में ये स्थित होता है। पाद के मेहराब का कार्य फंक्शन ऑफ आर्च ऑफ फूट। पाद के मेहराब मानव शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। क्या क्या करता है? पहला है वेट बियरिंग, भार वहन करता है। पाद के मेहराब शरीर का भार को समान रूप से वितरित करता है, जिससे पैरों पर कम दबाव पड़ता है। सेकंड है शॉक एबॉर्शन। चलने, दौड़ने और कूदने के दौरान यह संरचना झटकों को अवशोषित करती है। फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें लचीलापन की बात करें तो पाद के मेहराब की संरचना पैरों को लचीलापन प्रदान करती है, जिससे विभिन्न सतहों पर चलना आसान हो जाता है। चौथा पॉइंट है संतुलन और स्थिरता, जिसमें बैलेंस एंड स्टेबिलिटी की बात करें तो यह शरीर की संरचना को स्थिर और संतुलन प्रदान करती है। पांचवें पॉइंट की बात करें तो असिस्टेंस इन मूवमेंट। पाद के मेहराब की
लचीलापन पैरों को सुचारू गति प्रदान करती है। पाद के मेहराव से संबंधित समस्याएं जो होती हैं, कॉमन प्रॉब्लम रिलेटेड टू आर्च ऑफ फूट, इसमें फ्लैट फूट देखने को मिलता है। इस स्थिति में पाद की मेहराव पूरी तरह से समतल हो जाता है। इसमें पैरों में दर्द, थकान और चलने में कठिनाई होती है। हाई आर्च, इसमें पाद का मेहराव सामान्य से अधिक ऊंचा हो जाता है, जिसके कारण जो लक्षण मिलते हैं, सिम्टम मिलते हैं, पैरों के बाहरी किनारों पर भार पड़ने और असंतुलन होना। तीसरा पॉइंट होता है प्लांटलर फैसिलिटीज़। इसको हिंदी में और इंग्लिश में प्लांटर फैसाइटिस कहा जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब प्लास्टर लिगामेंट में सूजन आ जाती है। इसमें लक्षण क्या मिलते हैं? एड़ी के पास ये तेज दर्द होता है। आर्च स्ट्रेन, यह अत्यधिक शारीरिक गतिविधियों के कारण होता है। पाद के मध्य भाग में दर्द बना रहता है। टेंडरनाइटिस, यह स्थिति टेंडन्स में सूजन के कारण उत्पन्न होती है, जिसके कारण चलने और दौड़ने में कठिनाई होती है। पाद के मेहराब की समस्याओं का जो निदान होना चाहिए, डायग्नोसिस ऑफ आर्च ऑफ फूट प्रॉब्लम्स, इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर पाद की संरचना और दर्द का मूल्यांकन इसमें करते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसमें इमेजिंग तकनीक, जिसमें एक्सरे हड्डियों की संरचना का मूल्यांकन करता है। एमआरआई लिगामेंट और मांसपेशियों की स्थिति की जांच उपलब्ध होती है। गैंट एनालिसिस, चलने की शैली का विश्लेषण किया जाता है। प्लांटोग्राफी, पाद के मेहराब की ऊंचाई और संरचना का विश्लेषण करता है। पाद के मेहराब की समस्याओं का उपचार, ट्रीटमेंट फॉर आर्च ऑफ फूट प्रॉब्लम्स, मेडिकेशन पहला, जिसमें दर्द निवारक दवाएं हो गई, सूजन रोधी जो दवाएं होती हैं। F2 है, A2F2, ठीक है, S5 भी होती है। तो फिजियोथेरेपी की बात करें तो मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए और लचीलापन प्रदान करने के लिए कुछ एक्सरसाइज होते हैं, उसका उपयोग करना चाहिए। इसमें आर्थराइटिक डिवाइसेस, जिसमें विशेष जूते और इनसोल का उपयोग किया जाता है। सर्जरी की बात करें तो गंभीर मामले में हड्डी और लिगामेंट की सर्जरी, इलेक्ट्रोहोमोपैथी थेरेपीज में कॉम्प्रेस का उपयोग किया जाता है। पाद के मेहराव को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रिवेंटिव मेजर फॉर हेल्दी आर्च ऑफ फूट, सही जूता पहने, वियर प्रॉपर फुटवियर, आरामदायक और समर्थन प्रदान करने वाले जूते पहने। दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज करें, पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज करें। वजन नियंत्रण करें, वेट मैनेजमेंट करें। अतिरिक्त वजन से बचें ताकि पैरों पर अनावश्यक दबाव न पड़े। चौथा पॉइंट है इसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, प्लांटर लिगामेंट और टेनस को लचीला बनाए रखने के लिए स्ट्रेचिंग किया जाता है। आराम करें, रेस्ट करें, अत्यधिक शारीरिक गतिविधियों से बचें और पाद को आराम दें। इसका कंक्लूज़न जो है, पाद के मेहराब मानव शरीर की एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण संरचना है जो पैरों को लचीलापन,
संतुलन और गति प्रदान करता है। इसके सही देखभाल से न केवल पैरों की समस्या से बचा सकता है, बल्कि शरीर की जो संपूर्ण गतिशीलता होती है उसको बनाए रखा जा सकता है। उचित जूता पहनना, नियमित एक्सरसाइज करना, समय पर चिकित्सकीय परामर्श लेना पाद की मेहराब को स्वस्थ रखने के लिए तो इसमें उचित जो जूता होता है, कई लोग जूता काट रहा है वैसा जूता पहन लेते हैं। इसमें नियमित एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है और घर पर ही समय पर चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए पाद के मेहराव को स्वस्थ रखने के लिए। तो इस तरीके से ये 15 पढ़ाना था, पढ़ लिया आप लोग 16, यही फ़ायदा होता है। तो आज की क्लास को विराम देते हैं। शनिवार को प्रैक्टिकल क्लास होनी है। अगर किसी को लगता है कि मुझे क्लास अटेंड करनी चाहिए तो आपका स्वागत है, लेकिन उससे पहले नारायण हर्बल स्पाइसरिक के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे ही इसमें वीडियो आएगा तो आप सबसे पहले इसको देख करके, सुन करके और नींद भी तो सताती है। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं विराम देते हैं। इसमें 1-2 जगह मैं थोड़ा सा झपकी ले लिया हूँ, तो अब विस्तार से जाके सोता हूँ आराम से। और आप लोग इस क्लास को पूरा रीड कीजिए अच्छे से। जहाँ कोई डाउट हो तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। हाँ, पुस्तक की बुकिंग अगर कराना हो तो उसके लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था, उसमें डिस्काउंट मैंने दिया है 12 अप्रैल 2025 तक। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे लेना चाहिए तो ले सकते हैं। एक त्रुटि हुई है, कैंसर की जो पुस्तक है जो कि थीसिस बुक है, इस पुस्तक को अगर आपको लेना है तो 3500 रुपये देने होंगे। मैंने शायद क्लास में 2500 बोला है, बट इसको सुधार लीजिएगा क्योंकि ये पुस्तक जो है ये थीसिस बुक है और 3500 रुपये में हिंदी की एडिशन और 3500 रुपये में ही इंग्लिश की जो एडिशन है आप इसका महाग्रंथ पार्ट 3 प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आज्ञा चाहूँगा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी और जय आप सभी की।